गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने धार्मिक जीवन, इसके अलावा संस्कार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था और पंचमहायज्ञ, पारिवारिक स्थिति, स्त्रियों की स्थिति आदि के बारे में बात की थी। आज लेक्चर 21 में हम बात करेंगे वैदिक काल से महाजनपद काल के अंतर्गत आर्थिक जीवन। तो देखिए, वैदिक काल में आर्थिक जीवन का जो आधार रहा है वो कृषि और पशुपालन रहा है। कृषि और पशुपालन दोनों ही वैदिक काल से ही हमारे भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ रहे हैं आर्थिक जीवन के। तो यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाना मिश्रित कृषि कहलाता है, आप जानते हैं। तो ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में अनेक फसलों का उल्लेख मिलता है, जैसे यव, जौ, इसके अतिरिक्त गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल आदि बहुत सारी फसलों का उल्लेख हमको वैदिक ग्रंथों में मिलता है। तात्पर्य यह है कि इस समय वैदिक आर्य बहुत सी फसलें उपजाते थे। इसके साथ साथ विनिमय और जो संपत्ति का आधार था वो गाय को माना जाता था। गाय को पवित्र माना गया है और ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य होता है न मारने योग्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गाय को वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत न मारने योग्य अर्थात पवित्र मानते हुए इसे संपत्ति का आधार माना गया है। और साथ ही साथ अन्य वैदिक ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि गाय जो है वो विश्व का पालन करने वाली माता है, अर्थात विश्व का पालन करने वाली माता के रूप में गाय को यहाँ देखा जाता था। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद में 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख मिलता है। तात्पर्य यह है कि इस समय व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था और ऋग्वेद में 100 पतवार वाले नाव का उल्लेख मिलता है। इससे तात्पर्य ये निकलता है कि जो जलमार्ग है, आंतरिक रूप से जलमार्गों का प्रयोग व्यापार वाणिज्य हेतु किया जाता था और साथ साथ बड़ी नावों का प्रयोग किया जाता था। 100 पतवार वाली नाव से तात्पर्य यहाँ पर बड़ी नाव से है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। इसके साथ साथ जो तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाने का संदेश दिया गया है। तो यहाँ पर अधिक अन्न उपजाने का जो संदेश है वो वर्तमान की हरित क्रांति से साम्य रखता है। देखिए, यहाँ पर हरित क्रांति के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग करके और अधिक अन्न उपजाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं इस समय, वही प्रयास संभवतः वैदिक काल से ही किए जा रहे थे अन्न के अधिक उपजाने के लिए, ताकि मानव जाति को जो है अन्न सही मात्रा में और अधिक सरलता से सुलभ हो सके। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन जो आपके छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक तो कि 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। और अधिक अन्न उपजाने का जो संदेश है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान हरित क्रांति से जो साम्य रखने वाली बात है, जिसमें अधिक अन्न उपजाने की बात कही गई है, वो किसमें मिलती है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। आगे हम बात करें कि इस समय व्यावसायिक संघ भी बन चुके थे, व्यापारिक श्रेणियां बन चुकी थी। भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले जो लोग थे वो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित थे। इन श्रेणियों को विभिन्न नामों से इस समय जाना जाता था, जैसे गण, श्रेष्ठी, गणपति आदि बहुत से नामों से व्यावसायिक संघों को पुकारा जाता था। इसके अतिरिक्त जो महाकाव्य काल है, महाकाव्य काल के अंतर्गत हमको 2 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है, जिनमें एक तो वने और दूसरी कृष्ट। वने इससे तात्पर्य है कि जो स्वतः ही प्राकृतिक रूप से उपस्थित थी वो वने कहलाती थी। जैसे जंगलों, वनों आदि में जो वनस्पति स्वतः ही बारिश जो होती है प्राकृतिक रूप से, उसके द्वारा जो भूमि में उपज आती है, उसे वने कहा गया है। और कृष्ट का तात्पर्य है कि कृषि एवं परिश्रम के द्वारा जो फसल उगाई जाती थी, जो वनस्पति उगाई जाती थी, उसे कृष्ट नाम दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कर जो है वो उपज का 1/6 से 1/10 भाग तक लिया जाता था। तात्पर्य ये है कि ऋग्वेद में भी हमने पढ़ा था कि वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेदिक काल में जो है वो बलि नामक कर जनता द्वारा शासक को शासन व्यवस्था चलाने के लिए दिया जाता था, जो उस समय स्वैच्छिक कर होता था। उत्तर वैदिक काल में आकर के ये बलि जो था वो अनिवार्य कर हो गया। फिर जो कर दिया जाता था वो अनाज के रूप में दिया जाता था। यहाँ पर उपज का 1/6 से 1/10 भाग जो है कर के रूप में लोगों से लिया जाता था। किन्हीं स्थानों पर अच्छी फसल होने और भूमि की उर्वरक क्षमता अच्छी होने के कारण से वहां पर 1/6 उपज का कर के रूप में लिया जाता था, और कहीं कहीं जहां पर फसल कम उपस्थित थी या फिर भूमि कम उपजाऊ होती थी, वहां से 1/10 भी कर के रूप में लिया जाता था। तो आगे हम बात कर, यहाँ पर आर्थिक जीवन के विषय में हम इतनी बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं कला की। देखिए,
कला के क्षेत्र में जो है जैन और बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ उसके बाद से ही कला के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है, काफी विकास हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म का विशेष योगदान रहा है कला के विकास के अंतर्गत। इनके अंतर्गत जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों के अनुयायियों द्वारा मंदिरों, मठों, विहारों, चैत्यगृह, गुफाओं आदि बहुत से भारत के स्थानों पर इन सब का निर्माण करवाया गया, जो कला के उत्तम और श्रेष्ठ नमूने हैं। बौद्ध जो कला है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कौलवी की बौद्ध गुफाएं हैं, कौलवी जो राजस्थान के झालावाड़ के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बौद्ध गुफाएं हैं जो कला की उत्तम उस समय की कला के उत्तम उदाहरण में हैं। और इसके साथ साथ जो है आपके सारनाथ, सांची, अमरावती, भरूच आदि के जो स्तूप हैं वह भी बौद्ध कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसके साथ साथ कार्ले के जो महाराष्ट्र के अंतर्गत कार्ले और भाजा की गुफाएं हैं, चैत्यगृह हैं, वे भी बौद्ध कला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मूर्तिकला की इस समय दो प्रकार की शैलियों का विकास हुआ था। मूर्तिकला की एक गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली का इस समय काफी विकास हो चुका था। गांधार जो शैली है वो यूनानियों द्वारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बसने के पश्चात भारतीय कला के मिश्रण से इस गांधार कला का विकास किया गया था। और मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी भारतीय कला थी। बुद्ध की जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो यद्यपि गांधार कला में बनाई गई हैं, परंतु बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई है। गांधार कला के विषय में हम आगे और अधिक नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स होंगे उनमें और अधिक डिटेल्स हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि इस समय धातु कला के क्षेत्र में भी काफी विकास हो चुका था महाजनपद काल के अंतर्गत, और कपड़ा बुनने की कला का भी विकास हुआ था। तो यहाँ पर ऋग्वेद के अंतर्गत ही या वैदिक ग्रंथों में ही हमको इस चीज का उल्लेख मिलता है कि बुने हुए वस्त्र को वयून कहा जाता था। बुने हुए वस्त्र को वयून नाम से पुकारा जाता था, और जबकि जो धागा या जो सूत होता था उसको तंतु के नाम से पुकारा जाता था। तो इस प्रकार से हमको वैदिक काल में ही कपड़ा बुनने की कला के जो प्रमाण है वो मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा विज्ञान से संबंधित है कि वैदिक काल से महाजनपद काल के बीच में विज्ञान के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई, इसके विषय में हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, जो आपके इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक होगा। धन्यवाद।